हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलते हैं बच्चों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में इस प्रैक्टिस सेट के विगत परीक्षाओं में पूछे गए इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, जो बच्चों छंद होते हैं उसमें एक चरण समाप्त होने पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। तो बच्चों देखिए, आपको पता होगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसे हम बोलते हैं हिंदी में कोमा, और कोमे को क्या बोलते हैं, अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम, ये आपको ध्यान रखना है, अल्प विराम। ठीक है, इसे हम अल्प विराम कहते हैं। और अगर आप छंद को लिखते हैं तो आप यहाँ से छंद लिखेंगे, यहाँ कोमा लगाएंगे, यहाँ पर छंद, और यहाँ एक यति लगाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर एक चरण होगा, यानी और यहाँ कोमा होगा, फिर एक चरण यहाँ होगा, और यहाँ पर दो यति होंगे। तो उसने बोला था कि एक चरण की समाप्ति पर आप किस विराम चिन्ह का, तो एक चरण हमारा यहाँ से यहाँ तक है, फिर दूसरा चरण ये है, और तीसरा चरण ये है, और फोर्थ चरण ये है। अगर आप दोहा लिखते हैं तो दोहे में चार चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले और तीसरे चरण के बाद हम कोमा लगाते हैं, दूसरे और चौथे चरण के बाद क्या हम यदि लगाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कोमा होगा, यानी अल्पविराम इसे हम कहते हैं। बच्चों, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, तो ये चिन्ह दिए गए हैं बिंदी। तो ये दो बिंदु किसे कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं उपविराम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, उपविराम। ये एग्जामिनर पूछ लेता है कि इन दो बिंदी का हिंदी में नाम क्या होता है। उपविराम या अर्धविराम भी हम इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, उपविराम या अर्धविराम भी हम इन्हें हिंदी में बोल सकते हैं। और बच्चों इसी प्रकार ऑप्शन नंबर थर्ड है, एक बिंदी दी गई है, इसी के नीचे कोमा दिया गया है। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम बच्चों होता है अर्धविराम। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर अर्धविराम नहीं होगा, ये अपूर्ण विराम होता है। ठीक है, अपूर्ण विराम, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, इसे अपूर्ण विराम बोलते हैं, और इसे बोलते हैं हम अर्धविराम। ठीक है, अर्धविराम, ये आपको ध्यान रखना है कि एक बिंदी और नीचे कोमा, अर्धविराम, दो बिंदी हैं ऊपर नीचे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उपविराम या अपूर्ण विराम बोलते हैं। और सिंगल कोमा को क्या बोलते हैं, अल्प विराम बोलते हैं। और ये बच्चों सिंगल इन्वर्टेड कोमा होता है, इसे हम उद्धरण या अवतरण चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह, इन्हें हम अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह भी कह सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्प विराम। तो आपको बच्चों इसका आंसर बताना है क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कृत प्रत्यय। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, धातु के अंत में कौन सा प्रत्यय जोड़े जाते हैं, कृत प्रत्यय जोड़े जाते हैं। बच्चों एग्जामिनर पूछ लेता है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बच्चों कृत प्रत्यय, और एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो आपको ध्यान रखने हैं दोनों के नाम। ठीक है, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और ये कृत प्रत्यय जो होते हैं बच्चों धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 3, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, हमें बताना है। ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो बच्चों जवान, तो जवान तो काफी होते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, बालक, बालक भी जातिवाचक की श्रेणी में आते हैं। और मनुष्य, तो मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। लेकिन सुंदर जो है बच्चों जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में नहीं आता है। ये क्या बच्चों भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है, भाववाचक। ठीक है, भाववाचक, ये आपको ध्यान रखना है, भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। तो हमें बताना है संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हर वीडियो में रिपीट होता है, तो इसका राइट आंसर मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि जिसमें आपको जो और सो शब्द देखने के लिए मिलता है, जो और सो। ठीक है, जो सो, तो ये क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से विशेषण नहीं है। तो बच्चों जिसका अर्थ कैसे से निकलता है तो उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है,
यानी वह कैसा है, तो वह भयभीत है। वह कैसा है, निर्भीक है, जिसे डर ना लगता हो। वह कैसा है, भीरू है, यानी डरपोक हो। तो वह कैसा हो, भय, तो भय यहाँ पर विशेषण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भय, भय जो शब्द दिया गया है बच्चों, यहाँ पर विशेषण का कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, बाकी तीन जो दिए गए हैं ये हमारे क्या है, विशेषण है। भय क्या है, विशेषण नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अब पढ़कर क्या होगा। ठीक है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो हमें बताना है अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में क्रिया है। तो पहला ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया, दूसरा ऑप्शन है द्विकर्मक क्रिया, थर्ड ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया, फोर्थ ऑप्शन है संयुक्त क्रिया। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा वह होगा पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि अब पढ़कर क्या होगा, यानी जो क्रिया है अब से पहले की है, यानी इस समय से पहले की क्रिया है, यानी पूर्वकालिक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि जो बात कही गई है अब पढ़कर क्या होगा, यानी कार्य पहले हो चुका है। ठीक है, अब पढ़कर क्या होगा, जो कार्य पहले हो चुका है उसके बारे में कहा गया है। तो ये कैसी क्रिया होगी बच्चों, पूर्वकालिक क्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या, द्वापी। ठीक है, द्वापी ये बच्चों इस प्रकार लिखा जाएगा, अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, ये द्वापी इस प्रकार भी लिखा जाता है, और ये जो लिखा हुआ है ये भी सही है। तो द्वापी का हमें संधि विच्छेद बताना है क्या होगा। तो इन चारों में से इस द्वापी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, द्वापी। यानी दो, दो पे दो मात्रा लगाएंगे प्लस पी, तो ये द्वापी का संधि विच्छेद हो जाएगा। बच्चों आपसे पूछ लेता है कि द्वापी में स्वर संधि कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है स्वर संधि है। स्वर संधि इसका राइट आंसर है, और स्वर संधि के 5 पार्ट होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। तो स्वर संधि में ये अयादि संधि, ठीक है, आपको ध्यान रखना है अयादि संधि। स्वर संधि में कौन सी संधि है, ये अयादि संधि है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द्वापी में कौन सी संधि हुई बच्चों, अयादि संधि हुई है। अयादि संधि किसके अंतर्गत आती है, स्वर संधि के अंतर्गत आती है। ठीक है, और उसका संधि विच्छेद क्या होता है, दो प्लस अपी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इस प्रकार भी लिखा जा सकता है और इस प्रकार भी आपको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा प्रश्न है कि उपकूल में कौन सा समास है। ठीक है, उपकूल में कौन सा समास है, तो पहला ऑप्शन है द्वंद्व, दूसरा है द्विगु, तीसरा ऑप्शन है अव्यय भाव, फोर्थ है तत्पुरुष समास। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो जिन उपकूल का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो उप प्लस कूल वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कूल तो एक पूरा कंप्लीट शब्द है, जबकि उप जो है यहाँ पर उपसर्ग का कार्य करता है। ठीक है, और आपको पता है जिन शब्दों के स्टार्टिंग में उपसर्ग लगे होते हैं तो उसमें कौन सा समास होता है, तो अव्यय भाव समास होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जिन शब्दों के स्टार्टिंग में या प्रारंभ में उपसर्ग शब्द लगा होता है तो वहां पर हम क्या अव्ययी भाव समास लगाते हैं। जैसे प्रतिकूल, जिस प्रकार प्रतिकूल आया तो यहाँ पर प्रति क्या है बच्चों, उपसर्ग है, तो प्रतिकूल में कौन सा समास हुआ, अव्ययी भाव समास हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है। अर्क का अनेकार्थी नहीं है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में अर्क का अर्थ नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा है प्रकाश किरण, तीसरा है आक का पेड़, फोर्थ है ज्वाला। तो बच्चों इसमें अर्क का जो अर्थ नहीं होता है वह नहीं होता है ज्वाला। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी अर्क का जो अर्थ होता है सूर्य भी होता है, प्रकाश की किरण को भी अर्क कहा जाता है, और आक के पेड़ को भी अर्क कहा जाता है, जबकि ज्वाला को अर्क नहीं कहा जाता। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये भी बच्चों यूपी ट्रिपल एससी कानून गो की एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कानून गो का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि अनिवार्य का विलोम शब्द है। ठीक है, अनिवार्य का विलोम शब्द है। तो पहला ऑप्शन है निवारणीय, दूसरा है ऐच्छिक, तीसरा ऑप्शन है अनावश्यक, फोर्थ है आवश्यक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें बताना है क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा ऐच्छिक। अनिवार्य का जो विलोम होता है ऐच्छिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है।
यानी बच्चों ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक जो ऑप्शन दिया गया है वह सही है, बाकी 3 गलत हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष और मध्वा। ठीक है, दूसरा है घर, निकेतन, आयतन, निलय। तीसरा है यमुना, कालिंदी, भानु, तनिया और जाह्नवी। और थर्ड है वस्त्र, पटक, पाटक दिया गया है, अंबर, चीर। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें जितने भी वर्ड दिए गए हैं सभी घर के पर्यायवाची है, यानी घर का पर्यायवाची घर होता है, निकेतन भी होता है, आयतन भी होता है और निलय भी होता है, यानी ये सभी समानार्थी शब्द हैं। बाकी सभी में कोई ना कोई सा शब्द असमानार्थी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन दिया गया है गौर से देखना, दूसरा है मन में खटकना, तीसरा ऑप्शन है सहन न कर पाना और फोर्थ ऑप्शन है वस्तु को पाने की उत्कंठ उत्कंठ लालसा। और फोर्थ ऑप्शन पांचवें नंबर का ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई है। आंखों में गड़ना, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ होता है गौर से देखना या मन में खटकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से तद्भव, यह तद्भव शब्द है, यानी इन चारों में हमें तद्भव शब्द बताना है कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है चाम, दूसरा है धर्म, थर्ड ऑप्शन है पर्व, फोर्थ है विष्णु। तो बच्चों इन चारों में से जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए चाम, चाम का अर्थ चमड़ा भी होता है। ठीक है, चमड़ा या चर्मकार। तो ये जो वर्ड दिया गया है चाम, ये बच्चों ये तद्भव शब्द है। ठीक है, ये क्या है तद्भव शब्द है, बाकी तीनों के तीनों ये क्या तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया उसके प्राण निकल गए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया उसके प्राण निकल गया, थर्ड ऑप्शन है उसका प्राण पखेरु उड़ गया, फोर्थ ऑप्शन है प्राण उसका खत्म हो गया। तो इन चारों में से हमें शुद्ध वाक्य बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उसके प्राण निकल गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि हमें सही वाक्य बताना था, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चों की खड़ी बोली निकलती है। ठीक है, खड़ी बोली निकलती है। पहला ऑप्शन दिया गया पूर्वी हिंदी से, दूसरा ऑप्शन दिया गया पश्चिमी हिंदी से, थर्ड ऑप्शन है बिहारी हिंदी से, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थानी हिंदी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का जो होगा बच्चों पश्चिमी हिंदी से, यानी खड़ी बोली जो निकलती है पश्चिमी हिंदी से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है। ठीक है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है जीन, दूसरा है होदा, तीसरा है काठी, फोर्थ है बख्तर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का वह होगा होदा। होदा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। ठीक है, पहला ऑप्शन है श्रृंगार रस को, दूसरा है वीर रस को, थर्ड ऑप्शन है हास्य रस को, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बच्चों रसराज यानी श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। इस प्रैक्टिस सेट के 17 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर 18 है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो बच्चों एमरस जो एमरस शब्द होता है ये क्या है, तो ये क्या है, एक काव्य दोष है या एक संचारी भाव है या एक काव्य गुण है या एक अलंकार है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये एक संचारी भाव है और संचारी भावों की संख्या कितनी होती है 33 होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द अलंकार को चिन्हित कीजिए। तो हमें इसमें शब्द अलंकार बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है यमक, दूसरा रूपक, तीसरा है व्यतिरेक, फोर्थ है प्रतीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा यमक। यमक जो है बच्चों यहाँ पर शब्द अलंकार है। ठीक है, बाकी तीन जो दिए गए हैं ये सभी के सभी अर्थालंकार है। ठीक है, अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। तो जो बच्चों यमक है ये शब्दालंकार का पार्ट होता है, रूपक, व्यतिरेक, प्रतीक और ये जो होते हैं अर्थालंकार के
पार्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि चारों चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ कोमा दिया गया है। जो बच्चों सबसे पहला वाला क्वेश्चन था यही था कि ये कोमा जो होता है ये क्या होता है। ये पहला चरण है, इस चरण के बाद कौन सा चिन्ह आया है, ये कोमा आया है। खेल रही थी जल थल में, यहाँ पर एक यति दी गई है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये हमें बताना है। तो बच्चों इसमें देखना है, पहला ऑप्शन है यमक, दूसरा उपमा, तीसरा अनुप्रास, फोर्थ है श्लेष। तो यहाँ पर बच्चों ये च वर्ड आया, यहाँ च आया, यहाँ च और यहाँ च, यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है कि दोहे और रोले, ठीक है, दोहा और रोला के को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से और काफी बार पूछा भी गया है कि दोहा और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो बच्चों वो है बनता है कुंडलिया। कुंडलिया इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर की कुंडलिया सर किस प्रकार का छंद होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये विषम, ये जो छंद होता है विषम मात्रिक छंद होता है। ठीक है, विषम मात्रिक छंद, यह आपको ध्यान रखना है। जो कुंडलियां हैं विषम मात्रिक छंद होता है। इसी प्रकार बच्चों पूछ लेता है कि हरि गीतिका और सवैया और बरवे ये किस प्रकार के छंद होते हैं। तो हरि गीतिका जो होता है बच्चों ये सममात्रिक छंद होता है, सममात्रिक सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद बच्चों ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें ना प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती है। इसके प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती है। इस वजह से हरि गीतिका क्या होता है, सममात्रिक छंद होता है। इसी प्रकार गीतिका पूछ लेता है बच्चों, गीतिका, तो गीतिका में 26 मात्राएं होती है। ठीक है, 26 मात्राएं होती है और हरि गीतिका में 28 होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों सवैया होता है, बरवे होता है। सवैया किस प्रकार का छंद है, तो सवैया जो है बच्चों ये वार्णिक छंद है। ठीक है, वार्णिक छंद किन्हें कहते हैं, जिसमें बच्चों वर्णों की गणना होती है उन्हें हम वार्णिक छंद कहते हैं, और जिसमें मात्राओं की गणना होती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। तो सवैया कैसा छंद है, वार्णिक छंद है, और इसमें बच्चों कितने वर्ण होते हैं, 22 से 26। अगर 22 से 26 वर्ण के बीच में वर्ण आते हैं तो वहां पर कौन सा वार्णिक छंद होगा, तो सवैया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है, राम लखन सीता सहित हृदय वसु सुरभूप प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। ठीक है, यहाँ पर एक कोमा दिया गया है। ठीक है, कोमा टाइपिंग की मिस्टेक है बच्चों, यहाँ कोमा लगा हुआ है कि राम लखन सीता सहित हृदय वसु सुरभूप प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है। तो पहला ऑप्शन है सोरठा, दूसरा चौपाई, तीसरा दोहा, फोर्थ है बरवे। तो इसमें हम मात्रा लगाकर देख लेते हैं। रा आया है तो यहाँ 2 मात्रा, मैं की 1 मात्रा, ल खैन है यहाँ पर 1-1 मात्रा, सीता पर 2 मात्रा, ता पर 2 मात्रा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, हृदय पे 1, द पे 1, य पर 1, व पे 1, स पे 1, ह पे 1। सुर सुर पर बच्चों ध्यान नहीं, कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पर भी एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ बड़ा वो है तो बड़े ऊ की शायद 2 होती है बच्चों, तो ये आप थोड़ी मिस्टेक है, ध्यान देखते हैं कितनी होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी पहले चरण में 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और दूसरे चरण में बच्चों 11, यानी 13-11 मात्राएं किस में होती हैं बच्चों, तो 13-11 मात्राएं आपको ध्यान रखना है किस में होती है, तो दोहे में होती है। यानी दोहे में कितने चरण होते हैं बच्चों, 4 चरण होते हैं। दोहे में चरण 4 होते हैं। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13-13। दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11-11। ठीक है, तो इस प्रकार दोहा इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये किस प्रकार का छंद है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है जो दोहा दोहा है ये बच्चों अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद है, तो आपको ये ध्यान रखना है दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली के नाम से क्या जानी जाती है? पहला ऑप्शन है पंजाबी, दूसरा मराठी, तीसरा है गुजराती, फोर्थ है पुरानी बांग्ला। तो इसका राइट आंसर है बच्चों पुरानी बांग्ला, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुरानी बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है कि ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ठीक है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है ब्रज भाषा, दूसरा अवधी, तीसरा राजस्थानी, फोर्थ है खड़ी बोली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों वह होगा कि ध्रुपद गायन का जो संबंध है बच्चों वह ब्रज भाषा से है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है कि हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? ठीक है, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है बाबू राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है काका कालेलकर, तीसरा ऑप्शन है गांधी जी और फोर्थ ऑप्शन है नेहरू जी। तो बच्चों हिंदी नवजीवन के जो संपादक थे गांधी जी थे, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे? ठीक है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र बच्चों किस जातीय पत्र के संपादक थे? तो आपको ध्यान रखना है ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण एक जातीय पत्र था, इसके संपादक कौन थे? पंडित प्रताप नारायण मिश्र थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है बच्चों प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं? ठीक है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? तो पहला ऑप्शन है नूर मोहम्मद, दूसरा है मलिक मोहम्मद जायसी, थर्ड ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, फोर्थ है कुतुबुन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुल्ला दाऊद, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और यहाँ पर बताना है बच्चों रिक्त स्थान पर क्या वर्ड आएगा? पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन है अहिंसा, दूसरा न्याय, तीसरा यश और फोर्थ है प्रशासन। तो गांधी जी का जो अर्थशास्त्र था बच्चों वह धर्म और अहिंसा, तो गांधी जी धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। तो यहाँ पर क्या आएगा? अहिंसा वर्ड आएगा, अहिंसा पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बच्चों ये जो क्वेश्चन आता है ये आपका 1 नंबर आ भी सकता है और क्या गलत भी हो सकता है। ये जो आपकी तर्क शक्ति पर आधारित क्वेश्चन होता है और तर्क संगत पर आधारित क्वेश्चन होता है, आपका तर्क संगत कितना अच्छा है और आपकी तर्क शक्ति कितनी अच्छी है। ठीक है, एग्जामिनर एक क्वेश्चन इस प्रकार का आपके लिए जरूर रखता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि भारत जैसे स्टार्टिंग में आएगा अंत में आएगा हो सकता है और इनके बीच में यह रह लैब है, इन्हें हमें क्रम से लगाना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट कर बताना है क्या होगा बच्चों। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे आप ध्यानपूर्वक करिए इस क्वेश्चन को और इसका आंसर क्या होगा वह आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों मैं एक्स्ट्रा रखता हूँ, अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल भी सकते हैं या नहीं भी। ठीक है, तो अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या है? तो पहला ऑप्शन है शोधन, दूसरा है संशोधन, थर्ड ऑप्शन है प्रशोध और फोर्थ ऑप्शन है समाशोधन। तो बच्चों अमेंडमेंट का जो अर्थ होता है वह होता है संशोधन, यानी सुधार करना, किसी चीज में सुधार करने से बच्चों संविधान होता है, संविधान में अगर कोई सुधार करना हो तो उसे बोलेंगे हम अमेंडमेंट बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन क्या है बच्चों की ग्रंथि का तद्भव रूप शब्द है, यानी ग्रंथि का हमें तद्भव शब्द बताना है। ग्रंथि कैसा वर्ड है बच्चों? ये तत्सम है और हमें इसका तद्भव रूप बताना है। तो ग्रंथि का जो तद्भव रूप होता है बच्चों वह होता है गांठ, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गांठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगुना समय लगता है उनको कहते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी गुरु स्वर। गुरु स्वर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि स्वर बच्चों आपको 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर गुरु स्वर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन क्या है कि रामचंद्रिका की रचना किसने की है? ठीक है, रामचंद्रिका की रचना किसने की है? तो पहला ऑप्शन है सुंदरदास ने, दूसरा ऑप्शन है सेनापति ने, थर्ड ऑप्शन है मोहनलाल मिश्र ने, फोर्थ ऑप्शन है
केशव दास ने। तो इसका राइट आंसर बच्चों राइट होगा केशव दास, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केशव दास। ठीक है, तो आज की वीडियो बच्चा प्रैक्टिस सेट यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। बच्चों आपको कमेंट कर बताना है कि आपके लिए जो पैसेज होता है, पैसेज 5 वर्ड का आता है पैसेज, तो बच्चों पैसेज में आपके लिए अलग से एक वीडियो लाऊं या इसी में मैं पैसेज के 5 क्वेश्चन लास्ट में ऐड कर दूं। तो आपको कमेंट कर बताना है, अगर आप पैसेज पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसी प्रैक्टिस सेट में उन्हें भी क्या ऐड कर दूंगा, या अलग से भी पैसेज की वीडियो मैं अपलोड कर सकता हूं, अगर आप कमेंट कर बताएंगे। तो बच्चों आज के इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट कर जरूर बताएं, और बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि नए बच्चे भी क्या इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।